तो आज के हमारे इस डीप डाइव में हम भारतीय राज व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी की एक बहुत ही विस्तृत अध्ययन मार्गदर्शिका पर चर्चा करने वाले हैं। हमारा मकसद यहाँ कोई भारी भरकम कानूनी शब्दावली का इस्तेमाल करना नहीं है, बल्कि उन पेचीदगियों को डीकोड करना है जहाँ सबसे ज्यादा भ्रम पैदा होता है। तो चलिए इसे समझते हैं। हाँ, और ये जरूरी भी है क्योंकि देश की सर्वोच्च कानून निर्माण प्रक्रिया कैसे काम करती है, ये जानना सबके लिए अहम है। मतलब अगर हम बुनियादी नियमों को समझ लें तो चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। बिल्कुल। तो कानून बनाने की शुरुआत सदनों से होती है। मैंने कहीं पढ़ा था कि राज्यसभा एक मैराथन रनर की तरह है जो कभी नहीं रुकता। मतलब ये एक स्थायी सदन है जिसके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। एकदम सही एनालॉजी है। और इसके उलट लोकसभा एक रिले रेस की तरह है जो हर 5 साल में खत्म होकर फिर से शुरू होती है। और हाँ, इसके चुनाव के लिए आयु 25 वर्ष है। हाँ, यही बात। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा था, मतलब जब लोकसभा भंग हो जाती है तो सदन का जो रेफरी है यानी अध्यक्ष, वो कहाँ जाता है? क्या वो भी कुर्सी छोड़ देता है? देखिए, यहीं पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। अध्यक्ष नई लोकसभा की पहली बैठक होने तक अपने पद पर बना रहता है। और इसमें एक और दिलचस्प बात है। अच्छा, वो क्या है? जब बात अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक की आती है ना, तो शक्ति पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से चुनी गई लोकसभा के पास आ जाती है। मतलब धन विधेयक के मामले में राज्यसभा कुछ नहीं कर सकती? हाँ, राज्यसभा इसे सिर्फ 14 दिन तक रोक सकती है। वो इसे खारिज या अनिवार्य रूप से संशोधित बिल्कुल नहीं कर सकती। अरे वाह! तो धन विधेयकों में तो लोकसभा पूरी तरह से हावी है। लेकिन अगर किसी सामान्य विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति हो जाए तब क्या होता है? मतलब ऐसे में तो काम ही रुक जाएगा ना? बिल्कुल काम रुक सकता है। और इसी टकराव को सुलझाने के लिए अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक की भूमिका आती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? जब दोनों सदन एक साथ एक ही कमरे में बैठते हैं तो उस कमरे का बॉस कौन होता है? मतलब क्या राज्यसभा का पदेन सभापति, जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं, वो कमान संभालते हैं? बिल्कुल नहीं। और परीक्षाओं में सबसे ज्यादा यही फंसाया जाता है। सच में? तो फिर अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता केवल लोकसभा अध्यक्ष करता है, या फिर अगर वो नहीं है तो उपाध्यक्ष करता है। राज्यसभा का सभापति इसकी अध्यक्षता कभी नहीं करता। ओह, ये तो बहुत ही बारीक पॉइंट है। अब यहाँ से चीजें और भी ज्यादा रोचक हो जाती हैं, क्योंकि सदनों की बहस के ऊपर राष्ट्रपति की भूमिका आती है, जिनके पास कुछ बेहद विशिष्ट शक्तियां हैं। हाँ, खासकर जब बात क्षमादान की शक्तियों की हो, जो अनुच्छेद 72 में दी गई हैं। बिल्कुल, मैं इसी के बारे में सोच रही थी। सजा माफ करने के भी अलग अलग तरीके हैं ना? मतलब क्या सजा को रोकना और सजा को बदलना दोनों एक ही बात है? नहीं, दोनों में बहुत बारीक अंतर है। देखिए, एक होता है लघुकरण। इसमें सजा की प्रकृति ही बदल दी जाती है। अच्छा, जैसे मौत की सजा को उम्र कैद में बदलना। एकदम सही। वहीं दूसरी तरफ परिहार होता है। इसमें प्रकृति बदले बिना सिर्फ सजा की अवधि कम की जाती है। मतलब 10 साल की कठोर कैद को 5 साल कर देना। हाँ, बिल्कुल। और एक होता है प्रविलंबन, जो सजा पर सिर्फ एक अस्थायी रोक है। समझ गई। तो अगर हम इस पूरी तस्वीर को एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक सवाल और उठता है, क्या राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकता है? ये बहुत ही शानदार सवाल है, लेकिन इसका जवाब है नहीं। 24वें संविधान संशोधन के बाद ये अनिवार्य हो गया है कि राष्ट्रपति को ऐसे विधेयकों पर अपनी मंजूरी देनी ही होगी। अच्छा, तो वहां वीटो काम नहीं आता। ये वाकई बहुत कुछ स्पष्ट करता है, चाहे महाभियोग की प्रक्रिया हो जो अनुच्छेद 61 में है, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन का अंतर हो। हाँ, अनुच्छेद 352 और 356। इन बारीक नियमों को समझने से हमारी पूरी राजनीतिक व्यवस्था को देखने का नजरिया ही साफ हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, आज की चर्चा को खत्म करने से पहले हम एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न छोड़कर जाना चाहेंगे। हाँ, बताइए, वो क्या है? क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती और उसके पास अनुच्छेद 249 और 312 जैसी अनूठी और विशिष्ट शक्तियां हैं, तो क्या गहरे संकट के समय में यही सदन संघीय ढांचे में राज्यों के अधिकारों का असली और एकमात्र रक्षक बन जाता है? इस पर जरूर सोचिएगा।